तो हेलो गाइस, मैं आज फिर लौटा हूँ आपके लिए वीडियो लेकर। चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये क्लास 10th का है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। इससे जो पहले वाली वीडियो थी वो क्वेश्चन नंबर 7 तक थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है 3 cot a इज इक्वल टू 4। देखो बच्चों, ये हमें दे रखा है, उसने बोला है अगर, इफ का मतलब होता है अगर 3 cot a इज इक्वल टू 4 है। वो कह रहा है क्वेश्चन, अगर ये चीज है तो आप इसे प्रूफ करके दिखाओ ये सही है या गलत। देखो क्या बोला हुआ है, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, अगर आपका 3 cot a 4 के बराबर है तो चेक करो ये आपका इसके इक्वल है या फिर नहीं। और नॉट का मतलब है या नहीं। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, चेक करते हैं। हमें जो चीजें गिवन होती है ना, हमें ये चीज दे रखी है और हमें इसे प्रूव करना है, बताना है ये सही है या गलत है। हमारे को ये LHS को RHS के बराबर दिखाना है। अगर है तो हम बोलेंगे है, और अगर नहीं है तो हम बोलेंगे नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा गिवन पार्ट है हम वहां से स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो हमें दे रखा हम लिखते हैं 3 cot a इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो आगे वाला होता है वो एंगल होता है बेस एंगल, और ये इससे कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये इसके से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो पीछे वाला नंबर होता है, वो कुछ पीछे वाला नंबर हो, वेरिएबल हो, कुछ भी हो, वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है उससे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप ये 3 इधर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम एक काम करते हैं 4, ये 3 डिवाइड हो जाएगा माने dr पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल चुकी है, और मैंने आपको इससे पहले भी एक्सरसाइज में बताया था क्वेश्चंस में कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमें ट्राइंगल के 2 बेस एंगल के बारे में, ट्राइंगल की 2 साइड के बारे में पता चलता है। आई एम रियली सॉरी। तो हम लिखते हैं, अब बच्चे अगर भूल गए हैं cot थीटा क्या होता है तो कोई नहीं, मैं आपको फिर से एक बार वाला फॉर्मूला बता देता हूं। पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। आपको पता है साइन थीटा ऐसे होता है, ये होता है cos थीटा, ये होता है tan, कोसेक, सेक और कॉट। तो कॉट होता है हमारा b अपॉन p। ठीक है बच्चों, मैं अब यहां से डायरेक्ट बोलूंगा फॉर्मूला। ठीक है, b अपॉन p। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ट्राइंगल की 2 साइड के बारे में पता चलता है। यहां पर हमें बेस और परपेंडिकुलर पता चला है, और हमें ट्राइंगल का कोई नाम तो दिया नहीं हुआ। तो चलिए हम आगे करते हैं इसे, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं बच्चों। यहां पर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, आप देख सकते हैं बेस है मेरा 4, तो मैं बेस के उधर 4 लगा दूंगा। और अगर किसी को दिक्कत है, सर आपने बेस इसको क्यों मान लिया, क्योंकि यहां पर मेरे ट्राइंगल का नाम नहीं है तो मैं इसी को बेस बोलूंगा। परपेंडिकुलर मेरा 3 है तो मैंने इसे 3 बोल दिया। अब आपको मालूम है अगर इस वाली फिगर को मुझे शो करना है कि ये सही है गलत है, उसके लिए मुझे ट्राइंगल की तीनों साइड्स चाहिए होगी। तो जब ट्राइंगल की, जब एक राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड्स आपको पता हो और आपको तीसरी, वो चाहे कोई सी भी, उसे निकालना हो, तो हम कौन सी थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं हाइपोटेन्यूज क्या है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड होती है ना बच्चों, इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, बट ये तो हमें निकालनी है। और ये वाला हमारा परपेंडिकुलर और ये वाला बेस। कुछ कुछ केसेस में परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदल जाते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलता। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को ही हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, चलिए हाइपोटेन्यूज तो पता नहीं है तो हम हाइपोटेन्यूज की जगह h का होल स्क्वायर लिखते हैं। परपेंडिकुलर आप देख सकते हो 3 है तो हमें 3 का होल स्क्वायर करना है। बेस हमारा आप देख सकते हैं 4 है तो हमें 4 का होल स्क्वायर करना है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं आगे। हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर का मतलब होता है 3 के होल स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 2 पावर दिखते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं गलती, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं बच्चों, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो। 3 3 जा 9, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 4 जा 16, यहां पर आ गए इन्हें जोड़ के 25, और यहां पर होल स्क्वायर। आपको पता है ये होल स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाता है, तो हम उधर जाके रूट बना देते हैं, और रूट में से आप सब जानते हैं क्या आ जाएगा यहां से बाहर, 5। हाइपोटेन्यूज हमारा 5 आ गया। ठीक है बच्चों, हाइपोटेन्यूज मेरा 5 आ गया, उसे मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 5। यूनिट नहीं बता रखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे इस वाली वैल्यू को चेक करना है
क्या ये सही है या फिर गलत। तो चलिए हम इसे चेक करते हैं। तो बच्चों जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि मैं इसे रब कर दूंगा, ठीक है बच्चों। बिल्कुल देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं क्वेश्चन को यहीं पे स्टार्ट कराऊंगा, ठीक। तो चलिए बच्चों मैंने वो चीज मिटा दी है, अब हम इसे चेक करेंगे है सही है नहीं। चलिए करते हैं चेक। मैंने इसे उतार लिया है। तो चलिए जब भी मैं अपॉन को कुछ ऐसा बना दूं तो समझ जाना फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन आ गई है। सबसे पहले हम एनआर देखेंगे। एनआर में बोला 1, तो मैं यहां पे लिख दिया 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से देखो मैं पढ़ क्या रहा हूं, tan a का होल स्क्वायर। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, p अपॉन b, p अपॉन b का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब नीचे देखेंगे अगर हम ध्यान से तो 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर बोला हुआ है तो p अपॉन b का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा यहां तक रख लेता हूं, ठीक है। जब भी मैं ऐसे एरो बना दूं तो समझ जाना फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन, ये खुद एक फ्रैक्शन है, इसके एनआर में भी फ्रैक्शन आ गई और डीआर में भी। इक्वल की जगह पर इक्वल आएगा। अब उसने बोला है cos a का होल स्क्वायर, तो cos का फॉर्मूला होता है आपका b अपॉन h का होल स्क्वायर, फिर माइनस साइन a का होल स्क्वायर बोला है तो मैं साइन लिखूंगा p अपॉन h और इसका बना दूंगा होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे, डोंट वरी बहुत आसान है क्वेश्चन ये। 1 की जगह 1 आएगा माइनस p अपॉन b। चलिए p की वैल्यू और b की वैल्यू बिठाते हैं। p हमारा 3 है और b हमारा 4 है, तो 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। नीचे हम देखेंगे 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। देखो नीचे भी p अपॉन b था ना, तो वही वैल्यू पुट कर दी, इक्वल। चलिए b अपॉन h, बेस देखते हैं क्या है हमारा, बेस है हमारा 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों 5 और इसका होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर देखते हैं हमारा कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा 3 और हाइपोटेन्यूज हम देख लेते हैं कितना है 5 और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए फिर हम आगे करते हैं इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं यहां पर करता हूं 1 और फिर माइनस लिख रहा हूं बच्चों। अब 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर है, ये जो बच्चों होल स्क्वायर है ना वो 3 का भी है 4 का भी है। 3 का होल स्क्वायर तो 9 होता है और 4 का होल स्क्वायर होता है 16, ठीक है। अब नीचे dr करते हैं 1 प्लस सेम 3 का होल स्क्वायर 9 और 4 का होल स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है। इक्वल के इधर इक्वल लगाते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये होल स्क्वायर इसका भी है इसका भी है, तो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। ये आपको पता है, इसको सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ी नीचे जगह नहीं मेरे पास, तो मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। पहले मैं इस वाले पार्ट को देखो सॉल्व करना सिखाता हूँ आपको, ध्यान से सुनना है यहाँ पर बेटा। इसकी ना एक ट्रिक बताऊंगा, जब कभी हमारे पास एक फ्रैक्शन हो और नीचे यहाँ पे dr पे कुछ ना हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। इस वाले पार्ट को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा मेरा 16, ठीक है बच्चों, आंसर आया 16। अब ये 16 और ये 9 के बीच में क्या है माइनस, तो मैंने माइनस कर दूंगा। 16 में से 9 जाएगा तो बच्चों आपको पता है क्या बचेगा हमारा 7, और नीचे का जो dr होगा इसमें वो 16 ही आएगा। देखो मैं nr की चीज सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पर भी मैं वही करूंगा। देखो एक तरफ तो हमारी कंप्लीट फ्रैक्शन है और दूसरी तरफ जो नंबर है ना हमारे उसके dr में कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर को इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 1 जा 16 हो गया, ठीक है बच्चों। अब इस नंबर को भूल जाओ, 16 को और 9 को मुझे क्या करना है प्लस करना है, तो 16 और 9 को जोड़ोगे आएगा 25, लेकिन dr वही रहेगा 16, तो इनको जोड़कर आया 25 लेकिन dr वही रहा 60, ठीक है। चलिए अभी नहीं करते, ये तो आराम से हो जाएगा सॉल्व। ध्यान से देखिए बच्चों, ये सॉल्व क्यों हो सकते हैं, क्योंकि इनके dr सेम है। तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7/25। कई टीचर्स ऐसे ऐसे काट देते हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको ना थोड़ा प्रॉपर तरीके से करवाना चाहता हूँ। देखो बेटा यहां पर अगर आप देखोगे इस पूरी फ्रैक्शन में nr क्या, देखो ऊपर भी फ्रैक्शन नीचे भी फ्रैक्शन। ऊपर वाली में nr क्या है 7, तो उसे एज इट इज लिखा लो nr। नीचे dr पे nr, नीचे वाली फ्रैक्शन में nr कौन है 25, तो उसे नीचे रखो एज इट इज। इसका dr नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया, ये देखो, और इसका dr ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ये रहा यहां पर है 7/25, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं 16 से हमारा 16 पूरा कट गया और मुझे देखने पर ऐसा लग रहा है कि ये पूरा बराबर आ गया, 7/25 इक्वल हो गया 7/25 पे। तो उसने बोला था कि अगर ऐसी चीजें हैं तो हमारा ये इक्वल है या नहीं है, तो हम बोलेंगे यस ये हमारा इक्वल है बच्चों। आप देख सकते हैं ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, हमारा इक्वल है।
जो लोग भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आया हमारे पास। इन ट्राइंगल एबीसी, हमारा ट्राइंगल है एबीसी जिसमें राइट एंगल एट बी है। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं अपना, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही करते हैं। हमें क्वेश्चन ने बोला हमारा ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल तो हम यही वाला बनाएंगे, आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल। देखो ये रहा 90 डिग्री। अब इसका नाम हम ये दे सकते हैं, उसमें बोला है राइट एंगल जो है वो बी पे है, तो हम बी बना देते हैं। इधर मैंने इधर ए दे दिया और इधर दे दिया सी। कोई दिक्कत? ठीक है। वो कह रहा है tan A, हमें ट्राइंगल की एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी है, और मैंने आपको इससे पहले भी बताया था अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होती है तो इस एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आपको ट्राइंगल की दो साइड पता चल जाती है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का P/B। तो यहां पर हमें ट्राइंगल की कौन सी साइड पता चली है? दो, एक तो परपेंडिकुलर और एक बेस। ध्यान से सुनना बेटा, अब परपेंडिकुलर और बेस पता चलिए। परपेंडिकुलर क्या पे 1, तो यहां पर हम एक काम करेंगे, इसे लिख देंगे यहां पर 1 और यहां पर इसे लिख देंगे बेस हमारा √3। चलिए हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। आपको पता है हम उस वाली वैल्यू को तभी निकाल सकते हैं, ये वाली वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स हो। तो चलिए हम निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। जब ट्राइंगल की दो साइड, राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड पता हो और कोई भी तीसरी साइड निकालनी हो तो इसी का इस्तेमाल करते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर नहीं पता, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो हमने बोल दिया AC का होल स्क्वायर। AC है बच्चों, देख सकते हो आप AC। परपेंडिकुलर कितना है आपका 1 है, तो वहां पर 1 का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना आपका √3, यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, इसकी वैल्यू नहीं, यही निकालना है हमें। 1 के होल स्क्वायर का मतलब 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, √3 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों, मैंने इससे पहले भी बहुत बार बताया, एक बार फिर बताता हूं, जैसे √2 को √2 से करोगे तो आंसर आएगा 2, √3 को √3 से करोगे आंसर आएगा 3, √7 को √7 से करोगे आंसर आएगा 7। ठीक है, उसी तरह √3 को √3 की पावर 2 है, तो इसका मतलब √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 3। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आ गया 3, इन्हें जोड़ोगे तो ये आएगा 4, और अभी हमने बहुत बार कर लिया है कि हमारा होल स्क्वायर उधर जाके बनता है रूट में 4 है, बाहर आ गया 2, तो बच्चों AC हो गया हमारा 2, AC आ गया हमारा 2, और यहाँ पर मैंने ऐसे ब्रैकेट में डाल दी, वैल्यू मैंने निकाली। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन ने बोला था उस वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, तो चलिए अब हम उस वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं इस वैल्यू को सॉल्व। हमारा पहला क्या है, sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, चलिए हम पहले वैल्यूज रखते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है sin थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। अगर हम देखें sin A और cos C के बीच में कुछ भी नहीं है, तो मतलब ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, प्लस cos का फॉर्मूला होता है B/H और sin का होता है आपका P/H, और ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। जब कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक साइड, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल की ये आपको वैल्यू पुट करनी हो साइड्स, तो हमेशा बेस एंगल को देखना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे बेस एंगल कौन है, A। अगर ये बेस एंगल है तो इसमें बेस हम इसे मानेंगे। ध्यान से देखना, हमारा बेस ये है, जहां पर मेरी उंगलियां परपेंडिकुलर ही है, सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करने तक, सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करने तक के लिए मुझे ये बेस एंगल देखना है। बेस एंगल यहाँ पे A बोल रहा है, तो मैं इसको बेस मानूंगा। बच्चों ध्यान से देखना मेरे मार्कर को, इसको बेस बोलूंगा और इसको परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर पूछा है तो मैं √3 बोलूंगा। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इस वैल्यू को पुट करने के लिए मैं बेस एंगल देखूंगा C है। अगर C हमारा बेस एंगल है तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो हमें बेस पुट करना है बच्चों, तो यहां पर √3 आ गया। हाइपोटेन्यूज कितनी है, वो तो 2 ही है। हाइपोटेन्यूज बेटा 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ये कभी नहीं बदलती, परपेंडिकुलर बेस बदलते रहते हैं। अब इस वाली वैल्यू को पुट करने के लिए हम बेस एंगल देखेंगे, क्या A। अगर A मेरा बेस एंगल है तो ये वाला पार्ट बेस होगा और ये वाला पार्ट होगा मेरा परपेंडिकुलर। मुझे क्या बताना है, बेस, तो बेस हमारा 1 है। हाइपोटेन्यूज वही 2 है, 2 लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय। अब हमें इस वाली वैल्यू को पुट करने के लिए बेस एंगल जरूरी है बच्चों, ध्यान से देखना, बेस एंगल देखना है। बेस हमारा क्या है, C। अगर C बेस एंगल है तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, हमें क्या पुट करना है, परपेंडिकुलर, तो 1 लगा देंगे। और हाइपोटेन्यूज वही 2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बताया था मैंने, 3 आता है, 2 2 4। ठीक है,
ठीक है। और अब देखो यहाँ रखते हैं प्लस रख दिया, एनआर को एनआर से मल्टीप्लाई करेंगे, डीआर को डीआर से, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। ठीक है बच्चों, मैंने इस पूरे को सॉल्व किया, ये आया, इस पूरे को सॉल्व किया, ये आया। ये दोनों फ्रैक्शन ऐड हो सकती है क्योंकि इनके डीआर सेम है, तो एनआर को जोड़ेंगे 4/4, इसे कट कर कर आंसर आ जाएगा आपका 1। ठीक है बच्चों, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आपको पता है आंसर आ गया हमारा 1। तो ये मैंने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया, तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हम सेकंड पार्ट है, मैंने उतार दिया सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट करेंगे। सबसे पहले cos थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा b/h, और ये भी cos थीटा का ही है, तो b/h। आप देख सकते हैं cos a और cos c के बीच में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई, माइनस की जगह माइनस, sin a का मतलब p/h और sin c का मतलब भी p/h। सेम sin a और sin c के बीच में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई। चलिए करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। अगर इस वैल्यू को पुट करेंगे तो बेस एंगल देखेंगे a, ध्यान से सुनना, a बेस एंगल है, तो ये मेरा बेस है और ये मेरा परपेंडिकुलर है। मुझे क्या पुट करना है, बेस, तो बेस है हमारा 1 और हाइपोटेन्यूज तो वही है 2। अब इस वाली वैल्यू को पुट करने से पहले हम बेस एंगल देखेंगे c हमारा बेस एंगल है, तो ये है हमारा बेस और ये है हमारा परपेंडिकुलर। हमें तो बेस पुट करना है, बेस है हमारा √3 और हाइपोटेन्यूज बच्चों वही 2। ठीक है, वैल्यू को पुट करने से पहले बेस एंगल जरूर देखते हैं। तो इस वैल्यू को पुट करने से पहले बेस एंगल देखेंगे, हमारा बेस क्या है, a। अगर ये बेस एंगल है तो ये वाला पार्ट मेरा बेस है और ये वाला पार्ट मेरा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर मुझे √3 पुट करना है इधर, और हाइपोटेन्यूज तो 2 ही है। अब इसको वैल्यू को पुट करने से पहले हम c देखेंगे। c हमारा यहाँ पर बेस एंगल है, तो ये बेस होगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करनी है 1 और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है, 2। अब दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, एनआर को एनआर से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को 1 से करेंगे, √3 आएगा। डीआर को डीआर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 आएगा, माइनस एनआर को एनआर से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 आ गया। डीआर को डीआर से करेंगे, ये आ गया। बच्चों ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, देखो √3/4 इधर भी है और √3/4 इधर भी है, बस फर्क इतना है, यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर माइनस का। जब दो सेम वैल्यू, एक प्लस की और एक माइनस की, तो हम उसे कैंसिल कर देते हैं और आंसर आ जाता है आपका 0। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे दूसरे पार्ट की भी वैल्यू आ गई। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो लोग ले सकते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा ट्राइंगल है PQR। तो आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा हमारा, तो बना देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल हमारा। तो आप देख सकते हैं राइट एंगल, रुकिए नाम नहीं देंगे अभी, राइट एंगल बना देते हैं, बाकी नाम नहीं दे सकते। उसने बोला राइट एंगल हमारा Q पे है, तो राइट एंगल हमारा Q पे है। अब कहीं पर भी आप P बता दो, PQ, यार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो बोल रहा है हम सीखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन कह रहा है PR और QR को जोड़कर 25 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब कि PR देखो ये रहा और QR आप देख सकते हो ये रहा, मतलब कि PR ये वाली साइड और ये वाली साइड, इस वाली साइड और इस वाली साइड को जोड़कर 25 आ रहा है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। बच्चों इस वाली साइड को और इस वाली साइड को जोड़ के 25 आ रहा है। मुझे ना तो ये पता है ना तो ये पता है, क्या पता है ये हमारी 10 हो, सॉरी ये हमारी 10 हो, ये मेरी 15 हो, कुछ भी हो सकती है ना। क्या पता है मेरी 10 हो और ये मेरी 15 हो, जोड़ के आ रहा है 25। क्या पता ये मेरी 13 हो और क्या पता है मेरी 12 हो, आ रहा है 25। तो बच्चों भी हमें नहीं पता ये क्या है, ये साइड कितनी है, साइड कितनी है। तो एक काम करता हूं, मैंने इसको x मान लिया, ध्यान से देखना, मैंने अपनी इस वाली साइड को क्या मान लिया, x। मुझे नहीं पता था, मैंने इसे x मान लिया। तो QR की जगह पर RQ बोलो या QR बोलो, उसकी जगह पर मैंने x रख दिया, PR की जगह PR ही रहेगा। तो चलो देखते हैं, PR निकल आएगा हमारा, PR इज इक्वल 25 सेंटीमीटर, ये प्लस का है उधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। ये देखो PR निकल गया, PR कितना है 25 सेंटीमीटर माइनस x। ठीक है, देखो ध्यान से, मुझे क्वेश्चन ने बोला था आपकी ये वाली साइड ये रही और ये वाली साइड ये रही, इन दोनों को जोड़कर 25 आ रहा है, इस वाली साइड को इस वाली जोड़ को 25। मैंने इस वाली साइड को x मान लिया, तो x मानने के बाद आपको पता है इधर प्लस का था उधर आके माइनस का हुआ, मेरी ये वाली साइड आ गई PR और मैंने पुट कर दी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, वो क्या कह रहा है, PQ 5 है हमारा, PQ देख सकते हो आप, PQ कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हमें डिटरमाइन करना है, हमें क्या निकालना है, साइन P, cos P, tan P। मैं इन्हें तब निकालूंगा ना जब मुझे ये ढंग से पता हो, बट मुझे तो ये भी ढंग से नहीं पता। हमारे पास साइड जो है वो वेल नोन, सही से जो साइड हमें वेल नोन पता है वो कौन सी है,
सिर्फ पी क्यू है, देखो 5 सेंटीमीटर। अगर आप क्यू आर की बात करोगे, क्यू आर की तो एक्स है, अगर आप इस पी आर की बात करोगे 25 सेंटीमीटर माइनस एक्स है, वेल डिफाइंड नहीं, अच्छे से एकदम हमें समझ में नहीं आ रही। तो हम एक काम करते हैं, जब हमारी ट्राइंगल, याद सुनना, जब एक राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स में कुछ साइड्स नॉट डिफाइंड हो, ढंग मतलब नॉट डिफाइंड कहने का मतलब है अगर इनमें वेरिएबल्स आ रहा हो, ये वेरिएबल से आजाद ना हो, यहाँ पर वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसे पाइथागोरस थ्योरम में बिठाते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। अब बहुत बच्चों का डाउट होगा, सर इस वाली थ्योरम का इस्तेमाल तो हम तब करते हैं जब राइट एंगल ट्राइंगल की कोई एक साइड मिसिंग हो। मिसिंग ही तो है, देखो ये नहीं पता मुझे, और ये भी कौन सा मुझे ढंग से पता है, नहीं पता, तो इसीलिए यूज कर रहा हूँ। हाइपोटेनस देखो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेनस होती है, ये हमारी हाइपोटेनस है, ये हमारी परपेंडिकुलर बोल दी हमने, और यार अभी हमने बेस बोल दी फिलहाल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हाइपोटेनस हमारा कितना है, 25 सेंटीमीटर माइनस एक्स, इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया इक्वल, क्योंकि आपको पता है ना हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर। बेस कितना है हमारा x, तो हमारा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए मैंने बिठा दिया परपेंडिकुलर का होल, सॉरी हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है, और आइडेंटिटी कौन सी लग रही है आप सभी को पता होगा, और जिसको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। बेटा यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, ध्यान से देखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखो हम कैसे पहचानते हैं इन आइडेंटिटी को, जब ब्रैकेट में कोई भी दो वैल्यू आपस में माइनस हो रही है और बाहर होल स्क्वायर। कंडीशन सुनना, पहली कंडीशन ब्रैकेट, मुझे यहाँ पर ब्रैकेट दिख गया, हालांकि यहाँ पर भी ब्रैकेट है, यहाँ पर भी ब्रैकेट है। अब देखो ब्रैकेट में दो वैल्यू माइनस हो रही है, इन तीनों में देखोगे तो यहाँ पर दिख रहा है आपको 25 सेंटीमीटर और x आपस में क्या हो रहा है, माइनस हो रहे हैं, और बीच में देखो क्या लगा, बाहर देखो क्या लगा हुआ, पावर होल स्क्वायर। तो मतलब हमारा क्वेश्चन इस पे फिट बैठ रहा है, हमारी जो क्वेश्चन की तरफ है ये इस पे फिट बैठ रहा है, आपको पता है LHS पे, तो हम इसे RHS में बदलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a का होल स्क्वायर। a कौन है, जो पहले वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, a, 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, फिर प्लस b का होल स्क्वायर, b कौन है, ये x है, x का होल स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a से, a यही है बच्चों, और मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट दिखाता हूं, और मल्टीप्लाई करेंगे b से, 2ab, ठीक है बच्चों। मैंने इसकी जगह पर ये पूरा का पूरा लिख दिया, एक बार मैं मार्कर से दिखा देता हूं। मेरा ये जो इतनी सी टर्म थी, इसकी जगह पर मैंने यहां से लेकर यहां तक इसे पूरा खोल के लिख दिया, आइडेंटिटी लगा के, ठीक है। अब इक्वल है, इक्वल की जगह इक्वल आ गया। 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है, तो 5 का होल स्क्वायर 25 होता है, और सेंटीमीटर का होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस है तो प्लस बोल दिया, x का हो जाता है x का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसे। 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 625 आएगा, और सेंटीमीटर का होल स्क्वायर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये x स्क्वायर हो गया, माइनस 2 को 20 को, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो चलो करते हैं, 2 को इससे करेंगे कितना आएगा आपका 50 x सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि जो यूनिट होती है वो एकदम एंड में आती है, ठीक है। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का x स्क्वायर। चलिए एक काम करते हैं, वेरिएबल वाले एक तरफ और बिना वेरिएबल वाले एक तरफ कर देते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, यहाँ पर x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर भी प्लस का x स्क्वायर है, ये इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर, क्योंकि वेरिएबल वालों को एक तरफ डालो, ये प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखो इस पे भी वेरिएबल है, माइनस 50x सेंटीमीटर, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 50x सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, देखो ये 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वेरिएबल, और यहाँ पर देखो ये रहा बिना वेरिएबल वाला, ये इधर प्लस का है, तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस। कंफ्यूज मत होना बच्चों, जो वेरिएबल वाले थे ना वो मैंने एक तरफ भेज दिए, और जो बिना वेरिएबल वाले थे वो मैंने एक तरफ रख लिए। 625 में से ये जाएगा तो आएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा देखो बच्चों ध्यान से देखना, ये x स्क्वायर माइनस का, ये x स्क्वायर प्लस का, सेम वैल्यू माइनस की, सेम वैल्यू प्लस की, तो हम कैंसिल कर देंगे। वहां पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 50, इसको लिख देंगे 50x सेंटीमीटर, ठीक है। आपको पता है इस वेरिएबल से ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उधर जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है बच्चों dr में आ जाना, 50 भी नीचे आ गया और सेंटीमीटर भी, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो डिवाइड होगा मतलब dr में आ गया। चलिए इन्हें काटते हैं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कटेगा तो सेंटीमीटर बचेगा, इधर की लास्ट जीरो से ये लास्ट जीरो काटी। 5 के टेबल में 60 कितनी बारी में आता है,
तो आता है आपका 12/11, ठीक है। तो आपका x आ गया 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चों? 12 सेंटीमीटर। तो क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा। अब हमारा अभी देखिए, अभी हमारी वो भी नहीं निकली। अभी हम एक काम करते हैं, अच्छे से हम अपनी इसको हाइपोटेन्यूज को भी लिख देते हैं और बेस को भी लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए आप देख सकते हैं, हमारा ध्यान से देखिएगा, हमारा हाइपोटेन्यूज क्या था? पी आर। देखिए पी आर वो 25 सेंटीमीटर माइनस एक्स था। अब इसे अच्छे से लिखते हैं। x की वैल्यू हमारी क्या निकली है? 12 सेंटीमीटर। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहां पर मैं एक काम करूंगा, x की जगह पर लिख दूंगा 12 सेंटीमीटर। इसे माइनस करोगे आएगा 13 सेंटीमीटर। चलिए मैंने निकाल दी। मैं इसे एक काम करता हूं, ब्लू मार्कर से लिख देता हूं ताकि हाईलाइट हो। आपका 13 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, ये हमारा ही निकल गया। और हमारी QR कितना था? QR को तो हमने x बोला हुआ था, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे 12। और जैसा कि क्वेश्चन में बोला था, इन दोनों को जोड़कर आएगा 25, और आप देख सकते हो 25 आ भी रहा है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैंने अब ट्राइंगल की तीनों साइड्स नोट डाउन कर ली है, ठीक है। देखो ये वाली साइड में मेरे पे वेल डिफाइंड है 5, ये वाली साइड में मेरे पे वेल डिफाइंड है 13 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड में वेल डिफाइंड है 12। अब मैं इन सारी वैल्यूज को डिटरमाइन कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे रब कर दूंगा। अब मेरे पास ट्राइंगल की तीनों साइड से, तो मैं वैल्यू निकालता हूं। आप देख सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? P/H। लेकिन वैल्यू को पुट करने से पहले हम बेस एंगल देखते हैं। यहां पर वो बेस एंगल इसे बोल रहा है, ध्यान से देखना बच्चों। यहां पर वो बेस एंगल कह रहा है इसको, अगर इसे बोल रहा है बेस एंगल, तो ये बेस है, हटाओ इन्हें, ये तो सिर्फ उस वक्त खेलेगा, ठीक है। ये बेस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर हमारे P को देखो, यहां पर P को बेस एंगल बोल रहा है, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। हमें क्या पुट करना है? परपेंडिकुलर। तो क्या है हमारा? x नहीं बच्चों, 12 सेंटीमीटर हो गया। हाइपोटेन्यूज तो कभी नहीं बदलता, वो 13 सेंटीमीटर आ है। इसको अगर आप काटोगे तो आप देख सकते हैं सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, आपका आ गया 12/13। चलिए अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। cos थीटा की वैल्यू होती है आपकी B/H, यही होती है। अब हम देखेंगे इन वैल्यू को पुट करने से पहले हमारा बेस एंगल किसको बोला है? P को। तो P हमारा बेस एंगल है, यही बेस होगा, और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। हमें तो बेस पुट करना है, तो हम 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। और हाइपोटेन्यूज आपको पता है ये रही, और ये 13 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, आपका आंसर आ जाएगा 5/30, ठीक है। चलिए tan P पे चलते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला होता है आपका P/B। लेकिन वैल्यू को पुट करने से पहले हम बेस एंगल देखेंगे। बेस एंगल P है, अरे P है तो यही बेस है और यही परपेंडिकुलर, कुछ नहीं बदला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? यहां पर देखो 12 सेंटीमीटर, और बेस क्या है मेरा? 5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को कट कर दिया, और आपका आंसर आ गया 12/5। तो बच्चों जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों देख सकते हैं आप लोग कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमारे यहाँ पर ना बहुत सारी स्टेटमेंट्स दे रखी है, हम सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ के बताएंगे कि हमारी स्टेटमेंट सही है या गलत है। जस्टिफाई योर आंसर, हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। अगर वो सही है तो क्यों सही है, और अगर वो गलत है तो वो क्यों गलत है। तो चलिए हम अपनी पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। मतलब कि जो हमारे tan A की कोई भी वैल्यू होती है, यहां पर A की जगह पर आप कोई सा भी एंगल रख दो, 0 डिग्री, आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई सा भी एंगल रख दो, वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी। मतलब यहां पर कोई सा भी एंगल पुट करो, कोई सा भी एंगल, आप यहां पे 0 डिग्री 1 डिग्री 3 7 8 9 10 कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो इसकी वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी आएगी, लेस देन 1 आएगी। तो बच्चों मैं आपको कह रहा हूं इसका आंसर है फॉल्स। अब आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर फॉल्स क्यों है, तो बच्चों मैं आपको बताता हूं। अभी आप लोगों को एंगल टेबल याद नहीं है फिलहाल, तो बस मैं बताता हूं आपको कि tan के इधर ये जो A है ना, अगर इसकी जगह पर मैं 60 डिग्री पुट करूं तो वैल्यू आती है √3। क्या आती है बच्चों? √3। और बहुत बच्चे बोलेंगे सर √3 वाली तो क्या प्रॉब्लम है? बेटा √3 को अगर आप सॉल्व करोगे, क्लास 9th में आपने किया भी होगा, इसकी वैल्यू होती है 1.73। एक्चुअली में ये एक इर्रेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू तो मैं नहीं लिख सकता, लेकिन अप्रॉक्स करके 1.73 है। उन्होंने बोला था tan A का कोई सा भी एंगल हो, वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी। क्या वैल्यू 1 से छोटी आ रही है बच्चों?
बोला हुआ है ना, ऑलवेज, हमेशा एक से छोटी आएगी। नहीं, जब हमने यहाँ पर 60 डिग्री की वैल्यू रखी, 60 डिग्री रखा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू आ रही है आपकी सेम, आप देख सकते हो 1.73 आ रही है, ठीक है, 1 से बड़ी आ रही है। और एक और अगर आप चाहो तो बोल सकते हो tan 45 डिग्री, इसकी वैल्यू बच्चों 1 होती है। एक बात बताओ, उसने बोला था tan a की कोई सी भी वैल्यू रखो, हमेशा tan a की कोई भी उधर एंगल रख लो, tan a के उधर वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी, या तो 1 के बराबर भी आ गई, देखो 1 के बराबर भी आ गई, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और मैंने इसका जस्टिफिकेशन भी दे दिया। अब मैं दूसरी स्टेटमेंट उतारता हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब हम दूसरी वाली देखते हैं स्टेटमेंट। वो कह रहा है sec a की वैल्यू 12.5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। यहां पर कह रहा है एंगल a की, यहां पर ये जो है ना, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो भी आगे लिखते हैं वो एंगल होता है। वो कह रहे हैं यहां पर कोई भी एंगल बिठा दो, ये वैल्यू आएगी 12.5, मतलब 12.5 आ रही है किसी ना किसी एंगल के लिए, कोई ना कोई एक एंगल तो होगा। एंगल तो 0 से लेकर 360 डिग्री तक होते हैं ना हमारे, तो कोई ना कोई एक ऐसा एंगल है जिसको अगर हम यहाँ पे पुट करें वैल्यू 12.5 आई, मैं बोल रहा हूं इसको फॉल्स। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर क्यों, एक ही जगह पर वैल्यू बिठाने पर, कोई भी एंगल को पुट करने पर क्या वैल्यू 12.5 नहीं आती? बेटा एक बार ना 12.5 को सॉल्व करवाता हूं मैं आपको। 5 2 10 और 2.4 आ रहा है, देखो मैंने इसे सॉल्व किया, डिवाइड करके रख दिया। बेटा मैंने इसे फॉल्स क्यों बोला? क्योंकि सेक के इधर आप कोई सा भी एंगल पुट कर लो, एक कोई सा भी एंगल पुट कर लो, या तो वैल्यू 1 के बराबर आएगी या तो 1 से छोटी आती है। चाहे आप यहां पर कोई सा भी एंगल पुट कर लीजिए, ये जो हमारी वैल्यू निकलेगी ना सेक ए के इधर कोई सा भी एंगल पुट कर लीजिए, आप 0 डिग्री पुट करिए, 30 करिए, 45 कीजिए, 60 90, कोई सा भी वैल्यू या तो 1 के बराबर आएगी, 1 से छोटी। यहां तो 1 से काफी बड़ी दिखा रहा है, तो इसलिए ये फॉल्स है। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अब तीसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। सबसे पहले तो मैं आपको एब्रीविएशन बताऊंगा। एब्रीविएशन का मतलब होता है जब हम किसी को किसी छोटे नाम से पुकारते हैं तो उसे एब्रीविएशन कहते हैं। लेट सपोज मैं आपको बोलूंगा कि आप लोगों ने बहुत सारी चीजें ऐसी करी होगी लाइफ में कि आप किसी चीज को निक नाम से बुलाते हैं। जैसे ब्रदर को ब्रदर ना कह के ब्रो, ब्रदर होता है, ब्रदर को आप ब्रदर ना कह के ब्रो कहते हो, तो ये एब्रीविएशन है इसका, मतलब ये इसकी छोटी फॉर्म है। सिस्टर को सिस्टर ना कह के आप सिस कहते हो, तो ऐसी चीजों को एब्रीविएशन कहा जाता है। ये एब्रीविएशन मतलब छोटा रूप होते हैं। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है यार ये तो बहुत। वो कह रहा है कि हमारा कॉस ए ना एब्रीविएशन है, मतलब कॉस एक छोटा रूप है कोसेकेंड का। गलत जवाब बेटा, कोसेकेंड का एब्रीविएशन क्या होता है? अगर आप कोसेकेंड का निकनेम जानोगे तो वो होता है कोसेक। देखो ANT हटा देंगे, कोसेक होता है, और वो कह रहा है कॉस होता है। नहीं, गलत बेटा। तो कोसेकेंड का एब्रीविएशन, इसका छोटा रूप कौन होता है? कोसेक, और वो बोल रहा है कॉस ए, तो ये क्या है बच्चों? फॉल्स। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो कह रहा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट। वो कह रहा है ये ना प्रोडक्ट है, मतलब किन दो को मल्टीप्लाई करके आ रहा है? कॉट और ए को। गलत जवाब। मैंने आपको बहुत बार बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे होता है बेस एंगल, और ये दोनों कभी आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते। यहां पर वो बोल रहा है कॉट ए, पता है कैसे आया? वो कह रहा है ऐसे आया, कॉट मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू कॉट ए। गलत जवाब बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसका एंगल कभी मल्टीप्लाई नहीं होते, वो आपस में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो बच्चों ये गलत बोल रहा है। वो कह रहा है कॉट और ए का अगर आप प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ये आता है, तो ये बात गलत है, फॉल्स। ये दोनों, ये जो कॉट और ए है, एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और एक तरफ बेस एंगल है, ये दोनों कोई प्रोडक्ट नहीं होते, जुड़े हुए होते हैं, तो ये फॉल्स है आपका। तो बच्चों आप देख सकते हैं पांचवी स्टेटमेंट है हमारी। वो कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 4/3 है। तो सबसे पहले तो मैं इसको डिवाइड करके लिख लेता हूँ। 3 1 3 और 0.33 9, 1.3 करके समथिंग लिख दिया। ठीक है, चलिए साइन थीटा की वैल्यू मैंने इसको डिवाइड करके 1.3 लिख दिया। अब वो कह रहा है फॉर सम एंगल, मतलब कि थीटा की जगह पर कोई ना कोई एंगल तो आपके 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक होते हैं, है ना? 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में कोई सा भी एक एंगल होगा जिसकी वैल्यू 1.3 आ रही है। नहीं बेटा ये गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। इसको मैंने फॉल्स बोला है। अब ये फॉल्स मैंने क्यों बोला मैं आपको समझाता हूँ। बेटा साइन के कोई सा भी एंगल हो, याद रखना, साइन का कोई सा भी एंगल हो, उसकी कोई सा भी एंगल 0 डिग्री 1 2 3 4 5 6 30 360 डिग्री क्यों ना हो, उसकी वैल्यू 1 या फिर -1। अगर बात करूं -1 से, तो या तो -1 के बराबर आ सकती है या फिर उससे बड़ी आएगी।
देखना साइन थीटा मतलब कोई सा भी एंगल रख दो इधर, वैल्यू या तो -1 आ जाएगी या तो -1 से बड़ी आएगी या तो फिर 1 के बराबर आएगी या फिर 1 से छोटी आएगी। ये वैल्यू देखो 1 से बड़ी जाएगी। इसका मतलब है अगर किसी बच्चे को समझ में ना आया तो सिंपल एंड शॉर्ट, -1 के लेकर 1 के बीच में होती है साइन थीटा की वैल्यू, और ये वैल्यू भी हो सकती है और ये वाली वैल्यू भी हो सकती है। अगर आप इस वाले पार्ट को देखोगे, ये वाला पार्ट कह रहा है साइन थीटा के कोई से भी एंगल की वैल्यू -1 के बराबर भी हो सकती है और -1 से बड़ी होगी। देखो ये इसकी तरफ मुंह खोला है ना, और ये वाली लाइन कह रही है साइन थीटा के कोई से भी एंगल की वैल्यू 1 के बराबर भी हो सकती है और 1 से छोटी होगी, यहां तो 1 से बड़ी जा रही है, तो इसीलिए फॉल्स है। तो यहां पर मेरा ये चैप्टर सॉरी बच्चों, ये मेरी एक्सरसाइज का एंड होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।